नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज शो पर हमें ज्वाइन किया है आरिफ अजाकिया जी ने। आप सभी ने जानते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और पिछले 13 साल से यूके में है और पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर बहुत वोकल होके बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका आरिफ भाई मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार टू एवरीवन। जी आरिफ भाई, शुरुआत करते हैं शुरुआत से। आप पाकिस्तान में एक किस्म का स्टेट मशीनरी का हिस्सा रहे। हालांकि आप इलेक्ट होके आए, आप कराची के एक टाउन के मेयर रहे हैं। 2 साल मेरे ख्याल से आपने वहां सर्व किया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिस स्टेट का आप कभी हिस्सा हुआ करते थे, आप उसके सबसे बड़े मुखालिफ बन गए? क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस एलियनेशन में कंट्रीब्यूट किया? देखिए, मैं बेल्जियम में रहता था तो 1992 में कराची में महाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और मेरी पैदाइश कराची की है, मैं कराची का हूँ। तो मुझे अल्ताफ भाई महाजिरों के लीडर होते हैं लंदन में, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम लॉबिंग करो, तुम्हें इंग्लिश फ्रेंच आती है तो तुम दुनिया को बताओ कि महाजिरों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। तो मैंने यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट में लॉबिंग शुरू की और पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक जालिम आर्मी है जिसने पहले बंगालियों का कत्लेआम किया, फिर बलोचों, सिंधियों और फिर मुहाजिरों का कत्लेआम शुरू किया, तो उनके बारे में दुनिया को बताते थे। फिर वक्त गुजरता गया, ऑपरेशन कभी नरम कभी गरम चलता रहता था, एमक्यूएम के खिलाफ, मुहाजिरों के खिलाफ। फिर 2002 में जब मुशर्रफ पावर में थे तो एमक्यूएम के साथ उनकी डील हुई, मेरी पार्टी के साथ, और 2002 के जनरल इलेक्शन में एमक्यूएम ने हिस्सा लिया था और गवर्नमेंट का हिस्सा बनी मुशर्रफ सरकार की। और फिर 2005 में जब म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए कराची के मेयर के लिए, सिटी मेयर के लिए और फिर कराची के मुख्तलिफ टाउन्स के मेयर्स के लिए, तो अल्ताफ भाई ने मुझे लंदन में हम लोगों को पूछा कि यहाँ से कोई जाना चाहता है। तो 2-3 लोगों ने हाथ उठाया, उसमें मैंने भी हाथ उठा दिया। मैंने कहा चलो, पाकिस्तान से 84 में पाकिस्तान छोड़ा था तो 2005 में 21 साल हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं, कुछ शायद हालात बदले होंगे। तो मैं चला गया वहां पे, इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन जीता, मैं जमशेद टाउन का मेयर बना, पहले डेप्यूटी मेयर बना, फिर मेयर चले गए सेनेट में, तो मैं फिर मैं मेयर इलेक्ट हुआ। 4 साल का टेन्योर था, लेकिन मतलब वहां पे नजर यही आ रहा था कि हर चीज आर्मी डिसाइड कर रही है। उस वक्त तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी थी, लेकिन मुशर्रफ वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। तो नजर यही आ रहा था कि हम लोग तो कोई चेंज नहीं आया एज सच, और डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई थी। 84 में जो पाकिस्तान छोड़ा था तो कोई बुर्का नहीं पहनता था, किसी की दाढ़ी नहीं होती थी, किसी के सर पे टोपी नहीं होती थी। लेकिन 2005 में जब गया तो पूरी डेमोग्राफी चेंज थी। तो मेरे जैसे आदमी के लिए वहां रहना मुश्किल था। ऐसे में मैं प्राइवेट दोस्तों में, कभी प्राइवेट महफिलों में आर्मी के बारे में वही बात करता था जो यूनाइटेड नेशंस में करता था। तो मुझे फिर हमारे लीडर का फोन आया लंदन से कि भाई, तुम अगर ये समझते हो कि हम सरकार में हैं तो तुम बचे हुए हो, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तो अगर मरने का प्रोग्राम है तो बैठे रहो, नहीं तो वापस आ जाओ। अच्छा, घर में भी प्रेशर बहुत होता था, वाइफ का, माँ का, कि क्या लेने आए हैं इधर, और निकलो इधर से, यहाँ तो तुम मर जाओगे। और मेरे लिए भी वहां पे घुटन जैसा माहौल था, मजा नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्री स्पीच का आदमी हूं मैं, हमेशा खुल के बात करता हूं। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया 2 साल बाद और वापस आ गया बेल्जियम में। तो जब आप बेल्जियम में थे उस टाइम पे आपकी जो वालदा है और आपकी जो अहलिया हैं, दोनों पाकिस्तान में थे? नहीं, मेरे माँ बाप तो पाकिस्तान में थे, लेकिन मैंने 1999 में जब मैं बेल्जियम में था तो मेरे माँ बाप मुझे मिलने आए थे बेल्जियम में। तो उन्होंने कहा कि अब शादी कर लो। तो उन्होंने मेरे लिए अरेंज मैरिज की थी और कराची में, और मैं फिर कराची गया था, वहां से शादी करके वाइफ को लेके आया था। तो वाइफ मेरे साथ शुरू से थी, 25 साल हो गए। तो जब आप चले गए अचानक से, उसके बाद आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? आप उस टाइम वापस बेल्जियम गए, राइट? जी जी, वापस बेल्जियम के मुश्किलात का तो सामना करना पड़ा, इसलिए कि 2 बच्चे थे जब मैं गया था, और वहां पे फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ। तो सब कुछ समेट के यहाँ से गए थे, नेशनलिटी थी फ्रांस की, लेकिन सब कुछ समेट के यहाँ से गए थे। वहां पे करप्शन वगैरह की नहीं,
क्योंकि वहां कराची को पेरिस बनाने का ख्वाब लेके गए थे, लेकिन अब तो पेरिस कराची बन चुका है, लेकिन कराची को कोई पेरिस नहीं बना सकता। तो वापस खाली हाथ आए और 3 बच्चों की फैमिली के साथ एक 40 प्लस एज में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल था। तो बहरहाल फिर भी चलता रहा, और अब ये कि बच्चे बड़े हो गए, अब लाइफ इज क्वाइट मच सेटल्ड। हिंदुस्तान में आपको एक दोस्त की तरह देखा जाता है, जिससे भी बात होती है वो आरिफ भाई करके ही बोलता है, कोई आपका नाम नहीं लेता। हिंदुस्तान के लिए जो आपकी मोहब्बत है, ये कोई इसमें कोई कन्वीनियंस का एलिमेंट था, या फिर ये हमेशा से ऐसी थी, या फिर आपके थॉट्स जो है वो तब्दील हुए? हाउ डिड दिस हैपन? एक्चुअली पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल हो कि मदरसा हो, उसमें हिंदुओं और इंडिया से नफरत ही सिखाई जाती है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। बचपन में मैं सऊदी अरब में था, वालिद मेरे वहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे हम रहते थे। सऊदी अरब में मदरसे थे नहीं, और घर में मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे इंग्लिश, मैथ्स और जो सब्जेक्ट्स होते थे। तो मैं कभी स्कूल गया नहीं, कभी मदरसा गया नहीं, तो वो नफरत जो इंडिया और हिंदुओं से थी वो कभी आई नहीं। फादर और मदर भारत में पैदा हुए थे, गुजरात में पैदा हुए थे, तो वो अपने बचपन की, अपने गांव की जो बातें इतनी मोहब्बत से सुनाते थे कि दिल में हमेशा इंडिया से मोहब्बत ही रही, और अपना ही लगा कि ये अपना देश है। लेकिन बहरहाल इसके बाद चलते रहे। मैंने प्राइवेट में मैट्रिक किया, प्राइवेट में इंटर किया, प्राइवेट में बीकॉम किया, और फिर मैं यूरोप आ गया। पहले सऊदी अरब गया, 3 साल वहां जॉब की, दुबई रहा, फिर तो दुबई में मेरे ज्यादातर दोस्त इंडियन थे। और फिर यूरोप में आया तो मुझे फ्री एजुकेशन का मौका मिला, और हम पाकिस्तानी एक लॉस्ट आइडेंटिटी का केस हैं। तो मैं भी बैठ कर सोचता रहा कि फ्रेंच नेशनल हूँ, बेल्जियम में रहता हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, बचपन सऊदीया में गुजरा, मैं हूँ कौन? तो मैंने खोजना शुरू किया, तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि हजारों साल से तो हम हिंदुस्तानी थे, और 47 में गलती हो गई दादाजी से कि वो निकल लिए हिंदुस्तान छोड़ के और पाकिस्तान आ गए। तो ये दिल में प्राइड महसूस हुआ कि मैं तो एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन हेरिटेज का बंदा हूँ। पाकिस्तान तो एक टेम्पररी, मेरे लिए एक बदकिस्मती कह लें कि मैं वहां पैदा हुआ, और टेम्पररी स्टॉप ओवर था मेरा। अदरवाइज आई एम इंडियन। तो इंडिया, भारत मेरे लिए हमेशा से सहूलत रही मेरे दिल में कि मेरा देश है। और मैं 92 से यूनाइटेड नेशन से, 94 से यूनाइटेड नेशन से काम करता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट में। मैंने आज 30 साल हो गए इसको, 30 साल से मैं इंटरनेशनल फोरस पे बात करता हूं। तो मैं दुनिया को यही बताता हूं कि भारत एक मजलूम मुल्क है, और पाकिस्तान एक जालिम मुल्क है जिसने हमेशा भारत में वो किया है। मैंने कभी भारत के लिए गलत बात, या मतलब मैं हमेशा सच बोलता हूं, और भारत ने कभी किसी मुल्क में टेररिज्म नहीं की, किसी की। उल्टा भारत इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म 1200 साल से। तो मेरे लिए भारत मेरा देश है, ठीक है। नेशनलिटी होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि तू बहुत चमचागिरी करता है इंडिया की, तुझे नेशनलिटी नहीं देंगे। तो मैंने कहा वो मुझे देंगे भी तो मैंने नहीं लेनी, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंच नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, और मैं भारत जाकर रह नहीं सकता। मेरे बच्चे यहाँ पले बड़े हैं, वो यहीं रहेंगे, तो जहाँ बच्चे वहां मैंने रहना है। तो कन्वीनियंस नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंस तो ये है कि मशहूर हूं मैं कि रॉ एजेंट है, रा का बंदा है, इंडियन एजेंट है। इस इंडियन एजेंट को इंडिया का वीजा लेने के लिए 4 बार फाइल रिफ्यूज होती है, और फिर 4-5 महीने की कोशिशों के बाद 50 किस्म के डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद मुझे वीजा मिलता है, वो भी कंडीशनल, कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, इन एरियाज में नहीं जा सकते, और आप पब्लिक में प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप इन टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे। ये भी हमें कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, भारत के इंटरनल मामलों पे कांग्रेस ये वो ये चीजें नहीं करेंगे। तो मुझे होल्ड ऑन इंडिया देयर। की बड़ा पाबंदी में रहना पड़ा। तो मेरे लिए कन्वीनियंस तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भारत के बारे में दुनिया को सही बात से आगाह करूं। अच्छा, बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग भी बात बताई, और बहुत दुख वाली बात भी है ये कि आप कह रहे हैं कि आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ वीजा मिला, वो भी 4 बार रिजेक्शन के बाद। हाल ही में एक पाकिस्तान के एक
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या जो भी वो कहते हैं, मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। साजिद तारड़ साहब हैं, जो अमेरिका में होते हैं, आप जानते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के साथ उनका ताना-बाना रहा है। वो भारत आए थे, और आज से 1 साल, 1.5 साल पहले तक की अगर आप उनका जो मौक़िफ़ था वो देखेंगे, तो वो यही करते थे जो एवरेज पाकिस्तानी करता है, कि बड़ा ज़ुल्म हो रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों पर, और कश्मीर में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, वो तो जगमोहन ने किया। इनफैक्ट मैंने उनके साथ आज तक एक ही शो किया है, और उसमें हमारी थोड़ी-सी ऐसे तल्ख़ कलामी भी हो गई थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो वो तो हाल ही में भारत आए थे, और उनका तो उठना-बैठना भी थोड़े ऐसे लोगों के साथ है जो पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ और कहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ और कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान वीज़ा दे रहा है। वो आ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से वीडियो भी बना रहे हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम थोड़ा-सा सेंसिटिव मानते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस तरह के एरियाज़ को टारगेट किया जाता है। वो पंजाब भी जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पाकिस्तान हवा देने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई उनके ऊपर एस्पर्शंस नहीं कास्ट कर रही, लोग इवॉल्व होते हैं। हो सकता है तारड़ साहब की सोच भी इवॉल्व हो गई है इंडियंस के साथ बात कर के, ऐसा होता है। ये कोई मायूब बात तो नहीं है। पर फिर भी मुझे ये जान के बहुत दुःख हुआ कि आप पिछले 34 साल से ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहे हैं। आपका एक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भारत की बात हम करें। आपका वीज़ा 4 बार रिजेक्ट होता है, और फिर आपको मिलता है रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पर तारड़ साहब जो हैं, वो यहाँ आते हैं, हर जगह से वीडियो बनाते हैं। मतलब आजकल तो ख़ैर वो तारीफ़ें ही करते हैं, पर वो मतलब बहुत डिटेल में बात करते हैं ना, क्या उन्होंने देखा यहाँ पर, क्या नहीं देखा। तो इन चीज़ों को आप एक अलग स्ट्राइड में भी देख सकते हैं, राइट? तो ये जो हिंदुस्तान का रवैया है ऐसे लोगों के साथ, और ये भारत के अंदर भी है, जो नेशनलिस्ट है वो सफ़र करेगा, जो स्टेट के खिलाफ बात करेगा उसको थाली लेके मतलब लिटरली हम उसकी पूजा करने बैठ जाते हैं। कि भाई आप किसी तरह से ना आप पैट्रियट बन जाओ, जैसे कि वो एहसान कर रहा है पैट्रियट बन के, जहाँ आप रहते हैं आपकी वहाँ से लॉयल्टी होनी चाहिए, इट्स गिवन, राइट? ये क्या एटीट्यूड है? इवन तारिक फ़तेह साहब भी बताते थे कि उनको भी बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है, और बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलता है। ही वाज़ आल्सो सन ऑफ द सॉइल, हमेशा भारत के बारे में हाल ही में तो बहुत, आपको पता है, भारत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इस मेंटालिटी को आप क्या कहेंगे? ये क्यों है भारत में ये मेंटालिटी? देखिए, आपके इस सवाल में 4-5 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि तारड़ साहब है ना, उनसे भी मैंने कभी उनका इंटरव्यू किया नहीं, लेकिन मैंने उनको लास्ट वीक मैसेज किया था कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मैं भारत में हूँ और भारत से वापस जाके अमेरिका से आपको इंटरव्यू दूँगा। तारड़ साहब को मैंने भी स्टडी किया है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज से साल, 1.5 साल पहले उनकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं ना पाकिस्तानी, उनको तो वो पहले भारत के खिलाफ खूब बातें करते थे, लेकिन फिर व्यूज मिलने लगे, और जो 25,000 रुपये पाकिस्तानी 25,000 रुपये की नौकरी करते थे, उनको अब 15-20 लाख रुपया यूट्यूब से मिलने लगा भारत के व्यूज की वजह से। तो उनकी तो जब जो चेंज हुई है ना, वो तो मटेरियलिस्टिक है। लेकिन मैं समझता हूँ तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और उनका कोई यूट्यूब वगैरह का या व्यूज का मसला नहीं है। उनकी सोच में तब्दीली आई है, उन्होंने शायद लेट सही, लेकिन इन्होंने सही से स्टडी की है। तो मैं समझता हूँ ये है। बाकी जहां तक वो पंजाब गए थे, तो मुझे भी पंजाब जाने से मना नहीं थी। वो पंजाबी हैं, तो वो पंजाब गए थे। मैं गुजरात से हूँ, मैं गुजरात गया था। मुझे मना थी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वीजा पे लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट गो टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। मैंने इंटरनेट पे जाके देखा कि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज क्या होते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है अरुणाचल। तो इस तरह जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे मामला सही नहीं है, वहां के इलाकों में हमें जाने की इजाजत नहीं है। जहां तक रिफ्यूज करने की बात है, तो पहले मैं 2021 में आया था, तो उस वक्त भी मेरे पास हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स वालों की स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे 4 महीने लगे थे। 2 बार मुझे अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी थी, और हर बार मैं जाता था तो मुझे नए डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते थे। इस बार मैं गया तो मुझे किसी ने बताया था कि जो न्यू दिल्ली से क्लैरिफिकेशन आती है ना, अप्रूवल जो आती है ना वीजे की, वो 2 साल वैलिड होती है। तो मुझे अभी 2 साल से कम अरसा हुआ था इंडिया से आए हुए, तो मैं इस गुमान में था कि मुझे वीजा आसानी से मिल जाएगा।
लेकिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट लाए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो अभी गया था 2 साल पहले, डेढ़ साल पहले। तो बोला हाँ, 1 जनवरी 2023 से नया लॉ आया है पाकिस्तान बोर्न के लिए। तो ये तारिक फत्ता साहब हो, तारड़ साहब हो, कोई भी पाकिस्तान बोर्न है ना, उसके लिए भारत का एक यूनिवर्सल रूल्स है, और उसमें कोई भारत से मोहब्बत करता है, नफरत करता है, सबके लिए वो रूल्स अप्लाई होते हैं। नजम सेठी साहब की एक वीडियो वायरल है कल से, उसमें वो कहते हैं मैं मैंने 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे वीजा नहीं मिल रहा। वो मैंने ही डाली थी। आप ही ने डाली थी ना? हाँ। तो वो 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार के आदमी है। तो हमें आफ्टर ऑल वीजा मिला, मैं शिकवा नहीं कर रहा। इसकी वजह यह है कि मैं भारत को इतने मामला हुए हैं इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म के। जॉर्ज हेडली का मामला हमारे सामने है, 9/11 वो 26/11 का मामला है। तो मैं समझता हूं कि भारत ने अच्छा ही किया है कि इतना रिस्ट्रिक्शन रखी है। आफ्टर ऑल जो जेन्युइन केस है उसको थोड़ा तकलीफ से सही मिल जाता है ना वीजा। अभी ताहिर गोरा साहब भी आज दिल्ली में बैठे हैं, लाहौर कौन सी रेस्टोरेंट, मोती महल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो मिल जाता है, जो जेन्युइन केसेस हैं, जो नजम सेठी टाइप के लोग हैं उनको नहीं मिलता। तो अच्छा है भारत ने रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, और ये जरूरी होता है। भारत ने इतने जख्म खाए हैं पाकिस्तानियों के हाथों कि फिर क्या होता है कि ऐसे तैसे वीजा लेके आ जाते हैं लोग। अब जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की आपने बात की, तो मैं भी गया था क्योंकि मुंबई में मेरी 3 बहनें रहती हैं, मुझे हर साल राखी भेजती हैं। तो मैं मुंबई आया था उनसे मिलने के लिए खास तौर पे, और वही उनमें से एक मेरी बहन मुझे सब जगह पे लेके गई थी। ताजमहल होटल है, और ताज होटल है, फिर गेटवे ऑफ इंडिया है, काफी मुझे घुमाया फिराया, सिद्धि विनायक के दर्शन कराए मुझे। मेरे तो ख्याल से वो शायद इंडिया गेट गए थे दिल्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वो शायद गए मेरे थे। मुंह से गलत निकल गया क्योंकि इंडिया गेट दिल्ली में है ना। अच्छा, वो दिल्ली में। हाँ, तो दिल्ली में तो मैं 22 दिन रहा इस बार। मैं तो 2 महीने का ट्रिप था मेरा। मैं 22 दिन रहा, मैं 23 शहरों में गया। रिस्ट्रिक्शन का मतलब था कि कुछ एरियाज हैं जो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, अगर मैं कश्मीरी होता तो मुझे शायद कश्मीर जाने की इजाजत मिल जाती, लेकिन मैं गुजरात से था, मुझे किसी ने नहीं रोका, और मैं पूरे भारत में घूमता रहा, मुझे कहीं कोई मसला नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं एक डिफरेंट पॉइंट एड्रेस करना चाह रही हूँ कि ये हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई सच में तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ है। तारड़ साहब तो हाल ही तक अपनी हर क्लोजर में भी ये कहते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके व्यूज ये हैं कि जिन्होंने 9 मई के दिन फौज के जो भी कॉम्प्लेक्सेस पर अटैक्स किए या नहीं किए, उन सबको मतलब उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। तो उनके वहां पर भी बहुत अच्छे लिंक्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाके वहां दे रहे होंगे, आजकल तो वैसे ही बड़े तरीके हैं इंफॉर्मेशन निकालने की, यू डोंट रियली हैव टू ट्रैवल। पर मैंने ये एक आप कह ले ये इंडियन स्टेट का रवैया है या हमारी ये कोई कमजोरी है, खामी है, क्या है, पर मैंने ये चीज नोटिस की है कि जितने अच्छे लोग होते हैं उनको ज्यादा इंडियन स्टेट जो है वो टफ टाइम देती है। पर अगर आप कह रहे हैं कि वो तब्दील हो गए हैं तो ये बड़ी खुशहाइन बात है, क्योंकि आपकी बातें तो बिल्कुल प्रोफेसी साबित होती हैं। मुझे याद है आपने आज से 1 2 3 साल पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये जो यूट्यूबर वहां बैठे हुए हैं ये स्टेट के बैकिंग के बिना वो काम कर ही नहीं सकते जो ये कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम हम सबको ऐसे लग रहा था कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, लोग चेंज भी हो जाते हैं, क्या पता इनका मौकफ बदल गया हो, क्योंकि इनमें से बहुत सारों ने सफाइयां दी कि पहले तो हम वो बोलते थे जो हमें कहा जाता था कहने को, अब हम अपने दिल की बात बोलते हैं। तो आप ये चीज कैसे समझ जाते हैं? और एक वहां मोहतरमा है वो भी यही सेम बात बोलती है, तुम्हारे दादाजी से गलती हो गई। देखें सोनम जी, बात दरअसल ये है कि मैं अपने जो प्रोग्राम करता हूँ काफ़ी रिसर्च के साथ करता हूँ। मेरा 30 साल का अनुभव है इस फील्ड में। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के हिसाब से मैं जब यूनाइटेड नेशन में 5 5 महीने हर साल 4 5 महीने रहता था, तो वहां पे आपको 200 मुल्कों के इश्यूज सुनने को मिलते हैं, मिलने को मिलते हैं, लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं बड़ा रिसर्च करके प्रोग्राम करता हूँ। मैं 16 दिसंबर 2023 को भारत पहुंचा, और 17 दिसंबर को मुझे मुंबई से मेरे एक दोस्त ने खबर भेजी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो आरिफ भाई इस पे प्रोग्राम करो।
अब मैं तो अभी भारत में पहुंचा था और हरिद्वार गंगा स्नान की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मैंने जब मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आने लगे तो मैंने कहा कि मैं रिसर्च करूं। तो मैं मेमन फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और दाऊद इब्राहिम कराची में मेमन लोगों के साथ बिल्डिंग बनाने के काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। जब मैं मेयर था तो मेरे पास एक दो केसेस आए भी थे, मेमन कम्युनिटी के लोग लेके आए थे। तो मैंने अपने कुछ मेमन दोस्तों को कराची फोन किया तो हंसने लगे, कहते हैं कि यार ये सब बकवास है, बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास हट्टा कट्टा। अच्छा, मैंने फिर और रिसर्च की, मैंने कुछ जर्नलिस्ट हैं दोस्त पाकिस्तान के, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा यार वो आसिम मुनीर है ना हमारा जनरल, वो अमेरिका गया हुआ है और वो इस वक्त ब्लिंकन साहब और दूसरों से काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है और भारत का मीडिया उसको उछालेगा। तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है ना, इनके जरिए ये खबर लीक की गई और आपने देखा होगा कि भारत का मीडिया तो लग गया पीछे सारा, दाऊद इब्राहिम के सब भूल गए कि आसिम मुनीर बैठा हुआ है अमेरिका में। तो मैंने फिर रात को अर्जेंटली वीडियो बनाई और आई वॉज द फर्स्ट वन कि ये झूठी खबर है और ये फैलाई गई है। तो ये यूट्यूबर्स है ना, ये 90% तो भारत की सपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन 10% ऐसी चीजें डाल देते हैं जो मीठा जहर कह लें, जो ऐसा कर लें जो पाकिस्तानियों के बारे में अच्छा वो इम्प्रेशन हो। एंड आफ्टर ऑल सबकी पार्टनरशिप चलती है। एक मशहूर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की, उनके बारे में मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया था कि पाकिस्तान के मुशर्रफ के जमाने में जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे मुशाहिद हुसैन, जो आजकल शायद सेनेट में है, उनकी पार्टनरशिप में वो चलाती हैं अपना चैनल। 20-25 लाख अगर महीने का मिल रहा है, आधा पैसा उनको मिल रहा है और सर्व कर रही हैं कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें, जैसे दाऊद इब्राहिम की खबर निकालनी और इस टाइप की चीजें। तो तजर्बा भी कोई काम चीज रखता है। उनके ये जो आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं ना, उनमें मैं चीमा साहब की तारीफ करूंगा। कमर चीमा की कम से कम ये बात तो है कि वो कहीं भी पाकिस्तान को बुरा नहीं कहता। वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी पाकिस्तान का केस लड़ रहा है, कम से कम वो व्यूज की खातिर जय भारत और भारत माता की जय और ये सब चीजें नहीं कर नहीं, रहा मैं जो एक दूसरों चीज पे कर रहा है। आपके साथ डिफर करूंगी यहाँ। ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि कमर चीमा एक चीज में तो कंसिस्टेंट है, और दूसरी बात ये कि बंदा इंटरेस्ट लेता है, पूरा देखता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरा वो दिन बैठ के। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को डिफेंड हाँ, करता है हर नहीं, जगह। नहीं, पर उस चीज पे मैं आपसे डिफर करूंगी कि अगर आप उनका यूट्यूब चैनल देखें तो ही इज कम अ लॉन्ग वे। जो आज से 3 साल पहले वो बातें करते थे, मैंने उनको लिटरली इंडियन मीडिया पर ये बोलते देखा है। एक हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई हैं, आपको पता है, रिजवान भाई, उनको उन्होंने कुछ भारत के फेवर में बात की। जाहिर सी बात है वो भारतीय हैं। तो कमर चीमा साहब उनको आगे से कह रहे थे कि तुम तो राम राम बोल लो। मतलब आपको पता है एक पाकिस्तानी वो जहनियत इन लोगों को। पाकिस्तानी है, जी वो जी। पाकिस्तानी है। मैं क्या बोलने जा रही हूँ, जस्ट हियर मी आउट। अब वो इंडिया में जब वो यूट्यूब पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान तो हैज कम अ लॉन्ग वे, भारत बहुत आगे निकल गया। इनफैक्ट उनका सारा दारोमदार जो है वो हिंदुस्तान में रोज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर चलता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, इन सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की रसोई हिंदुस्तान की डेवलपमेंट्स पे चलती है। इस पे तो आपका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि ये और कोई बात तो करते ही नहीं है। पर 2 दिन पहले मैं उनको देख रही थी बोल्ड टीवी पर, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान तो इतना गरीब मुल्क है, वहां पे तो हर 2 मिनट में एक रेप होता है। तो वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि आप जब पाकिस्तानी टीवी पे जाते हो तो आपका वर्जन बिल्कुल अलग है। जब आप अपने यूट्यूब पे हो तो आप अपना जो स्टांस है उसको बहुत सॉफ्टन कर देते हो। हाँ, उस बात से मैं आपकी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वो बंदा अपने मुल्क के साथ उसकी लॉयल्टी है, वो अपने अपने देश के लिए गलत नहीं बोलता। ऐसे इंसान को मैं कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी ऐसे लोगों पर जो हिंदुस्तानियों को प्लीज करने के लिए मतलब अपने मुल्क को भी पूरा दिन गालियां देते हैं। अपना मजहब भी पता नहीं वो छोड़ चुके हैं या नहीं छोड़ा है। जो भी है, आपको क्लियर रहना चाहिए उस चीज पे ना। अब तो ऐसे लगने लग गया है कि हमसे बड़े हिंदू पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आप इतने ही ज्यादा हिंदू हैं तो फिर आप बोल दें कि भाई हमने अपना मजहब ही तब्दील कर लिया है। आप एग्रीड, मुझे बोलेंगे मैं कितने भी पैसे के लिए ये काम नहीं कर सकती, एग्रीड। मैं नहीं कर सकती फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। देखिए मेरा इस मामले में बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। कमर चीमा है ना, उसका जो यूट्यूब के बारे में आपने कहा ना, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरी उसकी स्टडी है, मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, मेरी कभी उनसे वो नहीं हुई। लेकिन मैंने देखा है कि आपको यूट्यूब चैनल पर उनसे आप जो सवाल करेंगी
कि भारत की प्रोग्रेस के बारे में बताएं तो वो क्या बोलेगा? वही बोलेगा कि भारत प्रोग्रेस नहीं नहीं, कर मैं रहा है, तुम्हारी भारत वो। बात नहीं कर रही, वो तो ज्यादा सोलो शोज करते हैं। हाँ, उनका लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो शो पे ब्राजील होता का, है उससे अभी वो बिल्कुल जो बरक्स होता है वो पाकिस्तानी टीवी। ब्राजीलियन लड़की का जो रेप का मामला है, जिसको फुजूल में उछाला जा रहा है, देखें ये 2024 के भारत के इलेक्शन है ना, इससे पहले ऐसे कई चीजें होंगी, छोटे पर वो छोटे गलत तो वाकयात हुआ है तो। ना सर, आप उसको साल अगर के उछाला भी जा 50,000 रहे हैं। रेप अमेरिका में होते हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा। यहाँ अफगानिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों को रेप हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। एक ब्राजील की लड़की का, मतलब उसके 5 मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन व्यू हो चुके हैं उसकी वीडियो के, तो वो उछाला जा रहा है, तो वो उस पर बात कर रहा था। एनीवे, देखें, मसला ये है कि आफ्टर ऑल एक बात तो है ना, कि ना भारत अब गरीब मुल्क है, ना भारत अब अंडर डेवलप्ड है, भारत इज ए डेवलप्ड नेशन। आज श्रीनगर की एक वीडियो चल रही है जिसमें एक लड़की ट्रेन बता रही है, कश्मीर के पहाड़ों में ट्रेन चला दी, क्या कुछ नहीं हुआ। तो भारत की प्रोग्रेस इतनी है कि अब झूठ नहीं बोल सकते कुछ लोग। लेकिन आफ्टर ऑल जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी फौज के स्पॉन्सर हैं, या उनको प्रमोट करते हैं फौज की, पाकिस्तानी फौज की पॉलिटिक्स को, वो तो पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन मुझे उन यूट्यूबर्स पे ज्यादा मसला है जो कि अभी 2-3 साल पहले बुरहानुद्दीन वानी को फ्रीडम फाइटर कहते थे और अब उसको टेररिस्ट कहने पे मजबूर हो गए। तो पैसे में बड़ी ताकत होती है। जहां तक मेरा मसला है, तो मैं जब गंगा स्नान करके आया तो मैंने वीडियो लगाई, जब सिद्धि विनायक गया तो मैंने वीडियो लगाई, जब मैं नर्मदा आरती की ना मैंने माहेश्वर में तो वहां पे मैंने वीडियो लगाई ना, तो मुझे एक फोन आया, अब आई डोंट नो कौन था फोन पे। उसने कहा कि भाई साहब ये धागे बांध के घूमते हो, आपने धर्म परिवर्तन किया है, जो भी किया है ये आपका पर्सनल मसला है, आप क्यों इसको यूट्यूब पे और इधर उधर लगाते हो? तो मैंने कहा इसमें कोई मसला है? तो बोला हाँ मसला है। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो आपकी सजा सर्तन से जुदा है, अकॉर्डिंग टू देवबंद, दारुल उलूम देवबंद। अगर उन्होंने एक फतवा दे दिया तो आप इस वक्त भारत में हो, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आपको जो करना है, आप अपने राम जी की या शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लेकिन उसको अपने तक रखें। मैंने कहा अच्छा वापस जाके तो मैं लगा सकता हूँ? उन्होंने कहा लगाओ। तो मैं वापस आके मैंने वो सब डिलीट कर दिया, वापस आके मैंने अपनी सारी यात्राओं की वो की। तो मैं तो खुल के जा रहा हूँ भाई, मुझे तो शिव जी ने बड़ी शक्ति दी है, मुझे बड़ा पावर दिया है। और मैं समझता हूँ कि मैंने जब भी शिव जी से बात की है, मुझे मेरी बात उन्होंने सुनी है। क्योंकि मुझे कई सालों से एक ख्वाहिश थी कि मैं सोमनाथ के मंदिर जाऊं, क्योंकि मैं महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था एज ए पाकिस्तानी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सोमनाथ हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर दूर है, तो सोचने वाला दिमाग तो मेरे पास भी है। मैं सोचने लगा कि यार इसका मतलब सबसे पहले हमारे गांव में आता था और हमारी माँ बहनों को उठाता था, हमारे लोगों के खेत खलियान जलाता था, हमारे लोगों को मारता था। तो मुझे शर्मिंदगी हुई। तो मैंने कई साल पहले शिव जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे सोमनाथ जाना है। तो 2022 में मैं गया सोमनाथ, और मुझे शिव जी ने ये मौका दिया। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई वो नहीं, मैं गया। फिर मैंने शिव जी से कहा कि मुझे बनारस जाना है। तो इस बार मैं माहेश्वर भी गया, मैं नागेश्वर भी गया, मैं बनारस भी गया, मैं वापस सोमनाथ भी गया। तो मेरे ऊपर शिव जी की बड़ी कृपा है भाई। जब तक अल्लाह अकबर कहता था तब तक जिंदगी बहुत तकलीफ में थी। जब से हर हर महादेव कह रहा हूं, तो मैं तो ओपनली बात करने वाला आदमी हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, मैं अपने अंदर अपने आप को खुश करने के लिए ये सब करता हूँ। अच्छा, कंट्रोवर्शियल सवाल है और आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करती। तो क्या आपने इस्लाम छोड़ दिया है? मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं रहा। अपने हम्म। तौर पे मैं जब सोचता हूँ, तो जिस किस्म का इस्लाम आजकल के ज़माने में, तो मैं क्या, कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होगा ना कि जेन्युइन, तो वो हम्म। इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकता। जिस हिसाब, देखें, कई चीज़ें हैं इस्लाम की। हम्म। अगर वो जेन्युइन धर्म है, अगर वो वाकई यूनिवर्सल है, तो फिर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों अल्लाह है? अल्लाह ने अगर सबको पैदा किया है तो वो बाकियों को जहन्नम में क्यों डालेगा? फिर दूसरा, कई ऐसी चीजें हैं जैसे स्लेवरी। स्लेवरी को अगर इस्लाम इज ए कंप्लीट रिलीजन, स्लेवरी को बैन क्यों नहीं किया इस्लाम ने?
आज भी इस्लाम में तो चेंज आप नहीं ला सकते ना, तो इस्लाम में स्लेवरी अलाउड है। फिर विमेन राइट्स के ऊपर एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपने 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को तो राइट्स से अलग कर दिया है। मतलब एक मिसाल है कि मुझसे जब कोई मेरे अपने फैमिली के बच्चे सवाल करते हैं, तो मैं पहला सवाल उनसे ये करता हूँ कि बेटा तुम पैदा हुए तो 2 बकरे काटे मैंने, बेटी पैदा हुई तो 1 बकरा क्यों डिस्क्रिमिनेशन? फिर गवाही में 2 औरतें 1 मर्द, फिर विरासत में लड़के को डबल, लड़की को हाफ, ऐसी कई चीजें। फिर औरत को मर्द की खेती कहा गया है कि आपकी खेती है, कुरान में है कि वो एक रिलीजियस डिबेट हो जाएगी, और मैं सीधी बात है जिसका नो हाउ मुझे नहीं है, मैं आपको काउंटर नहीं कर सकती, ना ही अग्री कर सकती हूँ ना डिसएग्री कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज की। पर बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते ही हैं, हम तो शुरू से यही पढ़ के बड़े हुए हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक ही है। देखें, वो तो गांधी जी ने पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको मैं बताऊं, एक एज ए ह्यूमन हमको राइट्स एक्टिविस्ट, था आज से कुछ साल पहले तक, हाँ, मैं जब ये तक कह रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैंने जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस किया तो मुझे एक छोटी बुकलेट दी गई जिस पर लिखा था यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जब मैंने गीता पढ़ी तो मैंने कहा कि ये तो 1951 में आया है यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, गीता ने तो हजारों साल पहले यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स दे दिया था। तो फिर मैं अपने आप को सनातनी एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इसलिए मानता हूं कि सनातन बिलीव्स इन इक्वालिटी फॉर एवरीवन, फॉर एनिमल, फॉर एटमॉस्फेयर, फॉर क्लाइमेट, फॉर प्लांट्स, एवरीथिंग। तो फिर आई फील दैट आई एम ए सनातनी। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, अभी तो आप यूके में रहते हैं ना, तो ऋषि सुनक साहब, उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कुछ दिन पहले एक बहुत इम्पैशन्ड किस्म की स्पीच की। उन्होंने कहा कि यूके की जो डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज हैं वो खतरे में हैं कुछ लोगों से। उन्होंने जिक्र किया एक्सट्रीम राइट विंग यानी कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स का भी, और साथ ही साथ जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एवरीबडी नोज हु ही इज रेफरिंग टू, ये एक दूसरे के ऊपर फीड ऑफ करते हैं। उन्होंने कहा ये एक दूसरे को मतलब एक किस्म का, वो कहते हैं ना, दाना पानी देते हैं कि वो इनको अटैक करेंगे, ये उनको करेंगे। और रियलिटी ये है कि दोनों ही जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं, और उसकी वजह से जो यूके की जो लिबरल वैल्यूज हैं, जो मल्टीकल्चरल वैल्यूज हैं, वो खतरे में है। उसके कुछ ही दिन बाद हमने यूके के मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी कि 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से आने वाले जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं या फिर जो हेट प्रीचर्स हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, और फिर उनको लेके एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसके जरिए अगर वो यूके में दाखिल होने की कोशिश करें तो उनको वहीं पे रोक दिया जाए, यानी कि उनकी एंट्री जो है वो बैन की जाएगी। ये चीज बताएं कि जब आज से 13 साल पहले आप जब यूके में गए, तो उस वक्त में और आज के वक्त में आप क्या फर्क देखते हैं पाकिस्तानियों की परसेप्शन को लेके? क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि एक तो इंडोनेशिया का नाम मैंने देखा, क्योंकि इंडोनेशिया आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो इंडोनेशिया का नाम इस तरह से नहीं आता था एक्सट्रीमिस्ट ममालिक में। तो वो भी एक अलग केस स्टडी है। इवन अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो आजकल जो इंडोनेशियंस और मलेशियंस दोनों ये बहुत हेट प्रोपागेंडा करते हैं। मैंने ये पैटर्न पिछले 4-5 साल में बहुत नोटिस किया, और अगर आप इनको कॉल आउट करेंगे तो ये पाकिस्तानियों से भी विशियस है कुछ तरीकों में। पर मैं जानना चाह रही हूँ आपसे ये चीज कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, उसका मतलब यूके ने एक ही बकेट में डाल दिया ना, कि ये दोनों जो है कंट्रीज, इनसे मतलब हेट प्रीचर्स आते हैं। क्या हमेशा से ही पाकिस्तानियों को लेके यही परसेप्शन थी? क्योंकि आपको पता है वहाँ ग्रूमिंग गैंग्स भी जो हैं वो, मेजॉरिटी ऑफ देम वर पाकिस्तानीज, जो छोटी बच्चियां, वाइट किड्स, उनकी ग्रूमिंग करते थे। या फिर ये जो परसेप्शन है हाल ही में चेंज हुई है? और मैंने खुद भी देखा है जो ब्रिटिश इस्लामिस्ट्स हैं ना, दे आर दी डेडलीस्ट वेरिएंट ऑफ इस्लामिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि यूके ने अरब्स की बात तो नहीं की, अरब स्टेट से भी जाहिर सी बात है लोग जाते हैं, इवन इराक सीरिया से जाते हैं। मैं सिर्फ खुशहाल अरब स्टेट्स की बात नहीं कर रही, बट पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो नाम आ रहा है,
मतलब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिला दिया, वहां पे तालिबान थोड़ी ना रूल कर रहे हैं, तो उसका मतलब यूके को ये समझ आ गई है कि वहां पे जो है वो तालिबान से भी बदतर है। देखिए 13 साल पहले जब मैं लंदन मूव हुआ था, आता तो मैं लंदन 85 में पहली बार सऊदी अरब से आया था, तो लंदन तो डेमोग्राफी बहुत चेंज हुई है, और रिसेंट ईयर्स में तो कुछ हद से ज्यादा है। खास तौर पे आजकल जो हम प्रोटेस्ट वगैरह जो देख रहे हैं, तो इन्होंने तो हाईजेक किया हुआ है। लंदन दुनिया का पिछले 500 साल से टॉप सिटी है, उसका मेयर अगर एक पाकिस्तानी मुसलमान है, तो आप सोच लें कि यहाँ पे डेमोग्राफी कितनी चेंज हुई है। और दूसरी बार इलेक्ट हुआ है, और तीसरी बार भी नजर आ रहा है कि ये 2 मई के इलेक्शन में वापस जीत जाएगा, जो सिचुएशन नजर आ रही है। लंदन से इंडिजिनियस जो, जिनको गोरे कहते हैं हम आम जबान में, वो सब भाग गए हैं, और मेजोरिटी नहीं रही, अब माइनॉरिटी रह गई है गोरों की। हैविंग सेड दैट, आपने जो ऋषि सुनक की बात की ना, तो देखें 2022 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी कि इंग्लैंड को क्या क्या खतरात हैं, और होम मिनिस्टर उस वक्त जो थी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, और जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने तब वो रिपोर्ट तैयार हुई और सामने आई, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को ही बताया था। उसमें थोड़ा सा जिक्र खालिस्तानियों का भी था कि खालिस्तानी भी यहाँ पे खतरा हैं ब्रिटिश पीस के लिए या ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, लेकिन मेजर उन्होंने खतरा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बताया था। और ऋषि सुनक ने भी अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन की थी ना, उसमें बार बार ये कह रहा था कि हम एक्सट्रीमिज्म को जड़ से उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसके लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इन्होंने जिस होम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया था, वो भी इंडियन ओरिजिन की थी, स्वेला ब्रेवरमैन। स्वेला ब्रेवरमैन इज ए ब्रेव लेडी, और उन्होंने खुल के कहा कि भाई ये है सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इसको जड़ से उखाड़ना होगा। उन्होंने जब कुछ कोशिशें शुरू की ना, और उन्होंने खुल के बात की ना कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऋषि सुनक ने उनको डिसमिस कर दिया। तो लगा यहाँ के जो अब एक्सट्रीम राइट की बात आती है, एक्सट्रीम राइट कहते हैं कि भाई हमको एक्सट्रीम राइट क्यों कहते हो, हम नेशनलिस्ट हैं, हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी वापस चाहते हैं, हम अपना कंट्री वापस चाहते हैं। तो एक्सट्रीम राइट कह रहे हैं कि ये तो ऋषि सुनक अपनी कही हुई बात से भी फिर रहा है, अब वापस आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन सर पे हैं, तो अब वापस ऋषि सुनक वो चीज कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अपीजमेंट बहुत हो रही है यहाँ पे। एक प्रो ज्यूस प्रोटेस्ट होता है ना, तो उस पर पुलिस धावा बोलती है, हालांकि 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, और उसमें ब्रिटिश जो झंडा है वो लेके घूम रहे होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं कि आप ये लेके क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उनको बुरा लगेगा। किनको? जो कि ओरिजिनल ब्रिटिश नहीं है। और 50-50 हजार जब इस्लामिस्ट यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, तो पुलिस मुंह देख रही होती है। इनके जो वार मेमोरियल्स हैं, उनको उसके ऊपर झंडे लगा रहे होते हैं फलस्तीन के, और ये सब चीजें। तो अपीसमेंट टॉप पे चल रही है, और इन्होंने नाम तो ले लिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो पाकिस्तानी तो देखें, सबको पता है कि जितने ग्रूमिंग गैंग्स हैं ना, मैं तो इनको पाकिस्तानी भी नहीं कहता, ये पाकिस्तानी पंजाबी है, क्योंकि उसमें हम भी बदनाम हो जाते हैं ना। उसमें एक भी सिंधी नहीं है, उसमें एक भी कराची या मुहाजिर नहीं है, उसमें एक भी बलोच पख्तून नहीं है, उसमें सारे पंजाबी हैं पाकिस्तान के, जो ग्रूमिंग गैंग वाले जितने भी आज तक पकड़े गए हैं। और ये ग्रूमिंग गैंग वाले पिछले 30 साल से ग्रूमिंग कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस इसको सिविल वार से बचने के लिए, जैसे भारत में भी आप देखते होंगे कि अक्सर हमें यह फील होता है कि शायद मुसलमानों को छूट दी जा रही है, इसलिए कि वो सिविल वार से बचना चाहते हैं। तो यहाँ भी वो शायद सिविल वार से बचना चाहते हैं कि मुसलमान आफ्टर ऑल वायोलेंट होता है, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो वायोलेंस या लड़ने भड़ने वाले लोग नहीं होते। तो गवर्नमेंट बचना चाह रही है उससे, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये है कि कहीं ना कहीं इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तो खाली रोक लगाई है कि हेड प्रीचर्स की, और एक अरब मौलवी का ऑन अराइवल वीजा कैंसिल कर दिया, उसको लंदन से वापस रिपोर्ट भेज दिया, मुझे ना ट्यूनिस या कहीं इधर उधर का था। तो ये, लेकिन आप कितनों को रोकेंगे? जो आ चुके हैं उनका क्या? भाई देखें सोनम जी, यहाँ की हर मस्जिद में 5 टाइम नमाज के बाद क्या दुआ होती है इंडिया में, यहाँ पे हर जगह, कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर, काफिरों को नीस तो नाबूद कर।
ये हर नमाज के बाद दुआ होती है, तो ये यहाँ की मस्जिदों अच्छा, में ये होती है। मुझे नहीं पता ये चीज। नहीं, मैं आप तो क्या कह रहे मुसलमान हैं, था हर ना। नमाज के बाद होता है ये? बिल्कुल हर जगह होती है। अच्छा। हाँ, हर जगह 5 वक्त नमाज के बाद ये दुआ मौलवी कराता है, और पीछे सारे आमीन कहते हैं कि या अच्छा, अल्लाह काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर और मुसलमानों को इन पे फतह नसीब फरमा। ये भारत की मस्जिदों हम में तो भी कहते हैं सर्व धर्म कल्याण की हम प्रार्थना करते हैं, यानी कि सबकी रक्षा करे भगवान। वो हिंदी लफ्ज तो यूज करते नहीं, वो सीधा सीधा जो अल्फाज मैं बता रहा हूँ कि या अल्लाह काफिरों को नीज तो नाबूद कर और मुसलमानों को फतह दे। ये बिल्कुल दुआ होती है, हर मस्जिद में होती है, यहाँ पे भी होती है। तो कितनों को आप रोकेंगे? ये तो माइंड सेट है। देखें सोनम जी, इंग्लैंड में 6% मुसलमान रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड की जेलों में 50% मुसलमान है या 40% है। इंग्लैंड में 4% हिंदू रहते हैं, इंग्लैंड की जेलों में 29 हिंदू हैं। 0%, यानी 0.00 पता नहीं कितना बनता है। 4 मिलियन में से 29 हिंदू। फिर इंग्लैंड में अगर आप इनकम वाइज देखें तो हाईएस्ट पेड एथनिक ग्रुप है वो हिंदू है, इंडियन हिंदू। और लोएस्ट पेड एथनिक ग्रुप है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। ज्यादातर यहाँ पे वो उबर खाना, आपके यहाँ स्विगी होती है क्या, खाना डिलीवर करने के काम करते हैं, उबर गाड़ी चला रहे हैं, इस तरह के काम करते हैं। इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो ब्रिटिश भी देख रहे हैं ये सब चीजें। इलेक्शन की वजह से ऋषि सुनक ने ये बात कही है रोकने की, तो किसको नहीं पता कि तालिबान को बनाया किसने था भाई? तालिबान तो पाकिस्तान की क्रिएशन है। तो अफगानिस्तान से ज्यादा तो ये जहर पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, आर्मी, वो बड़े सेक्युलर हैं अपनी लाइफ में। इनके बीवी बच्चे यहाँ यूरोप अमेरिका में यूरोपियन ड्रेस में घूमते हैं, मुझे एतराज नहीं है, मैं बता रहा हूँ उनकी हिपोक्रेसी कि वो यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े यूरोपियन वो हैं। रोज शाम को पाकिस्तान के आर्मी मेस में आप चले जाएं, किसी भी मुल्तान में, भावलपुर में, कराची में, विस्की की बोतलें, सारे अल्कोहल की बोतलें इनकी कैबिनेट में सजी हुई हैं आर्मी की मेस में। रोज शाम को सारे जनरल बैठ के विस्की हाथ में पकड़ के सोच रहे होते हैं कब इस कौम को और कितना बेवकूफ बनाए। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और विद इन पाकिस्तान भी इन्होंने, जैसे लबैक किसने बनाई है, टीटीपी किसने बनाई थी, ये लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान ने बनाए हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशंस में 11 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का सेशन शुरू हो गया है, और 11 मार्च को तो मुझे दावत आई। एक अफ्रीकन है, उन्होंने मुझे दावत भेजी कि मेरे ये कॉन्फ्रेंस में आप स्पीच करें। कॉन्फ्रेंस का टाइटल है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन एशिया। तो मेरी वाइफ का अभी सर्जरी हुई है और मेजर सर्जरी हुई है, तो मुझे घर और बच्चे भी देखने होते हैं, वो बेड रेस्ट पे है। तो मैंने उनको इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं इस बार नहीं आ सक रहा यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड करके भेजें। तो मैंने उसमें रिकॉर्ड करके वीडियो आज ही भेजी है, और उसमें मैंने यही कहा है कि भाई साहब, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का हेडक्वार्टर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का नाम अगर ऋषि सुनक डाल रहे हैं या अफगानिस्तान का डाल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया के हवाले से अभी शुरुआत है, जैसे पाकिस्तान में भी कभी ना कभी शुरुआत की गई थी ना जियाउल के जमाने में, तो वहां शुरुआत है। आम आदमी अभी इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के मौलवी लोग इस लाइन पे आ गए हैं, होपफुली रुक जाएंगे। पाकिस्तान ने तो एक नेक्सस बनाने की भी कोशिश की थी ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की के साथ मिलके। उसके बाद ही सऊदी अरेबिया से इनको फटकार पड़ी है। अफगानिस्तान से मेरी ये मुराद थी कि अफगानिस्तान तो अभी एक टेरर ग्रुप है जो उसको रूल कर रहा है, वरना मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कंपैरिजन कभी भी नहीं करती। मेरे हिसाब से जो पठान है वो इतना उसके अंदर जहर नहीं है, वो अपने काम के साथ मतलब रखता है। एंड ही द पठान इज जनरली बिग ऑन हिज और हर एथनिक आइडेंटिटी। वो इतना मजहब कार्ड नहीं खेलता। पाकिस्तानियों ने पठानों का इस्तेमाल किया, उनको हमेशा फ्रंट लाइन में रखा, उनको मरवाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने की बारी हो, उनका इस्तेमाल किया पंजाबियों ने। पर मैं पठान्स को बड़ा हाईली रेट करती हूँ, और हमारे यहाँ तो आपको पता है एक परसेप्शन भी यही है कि जो पठान है वो, उसके अंदर वो जहर नहीं है जो इनके पंजाबिस्तानियों के अंदर है। बट आई डू अग्री विद यू कि ये डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें इसकी चपेट में फिर सारे आ जाएंगे। आपका भी पाकिस्तान से ताल्लुक है,
आप भी आ जाएंगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिफरेंशिएट। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि हिंदू फोबिया जो है, इसको भी अब बड़ा बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है दुनिया भर में। इसमें अगर आप देखें, खालिस्तानियों का भी बहुत रोल है। ऐसी ऐसी बातें बना के बोलते हैं जो कभी हुई नहीं। दे ओनली टॉक अबाउट 1984 में जो दिल्ली में हुआ, उसका हम सबको दुख है। पर उसके पहले क्या हुआ, 15 साल 10 साल, उसके बाद क्या हुआ, 10 साल तक क्या होता रहा, उसके बाद भी कोई हिंदुओं का कत्ल आम जो है वो रुका नहीं था, वो होता रहा था। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू है ये बड़ा ही कोई जालिम है, जबकि हिंदू जहां पे भी आप देखे हैं, वो कोशिश करता है एसिमिलेट करने की लोकल कल्चर के साथ। क्या आपने कोई डिफरेंस देखा है हिंदूज को लेके, जो परसेप्शन हमेशा से रही है आज जो है, क्या उसमें बेहतरी आई है या बदतरी आई है? क्या जो, और मैं आपकी एक और बात से एग्री करती हूँ, जो आपने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की बात की, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि मुझे लगता है कि उनको बिना बात के डिमोनाइज किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को रिक्लेम करना चाहते हैं, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने नहीं कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट इस तरह के देखे एट लार्ज जो कोई दूसरे मजहब से नफरत करते हो या कुछ उनके लिए जहर उगलते हो। एट लार्ज ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बट मोस्टली मैंने देखा है कि उन लोगों को कोई किसी से मजहब से मतलब नहीं है, वो अपने देश को रिक्लेम करना चाह रहे हैं। तो लेस्टर में भी अभी पीछे राइट्स हुए थे। क्या परसेप्शन आप देखते हैं यूके में कि हिंदूज को लेके, क्या मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, वो हिंदू को एज अ फ्रेंड कंसिडर करते हैं, या फिर वो देखना उन्होंने शुरू कर दिया है जो वहाँ जो ये खालिस्तानी और ये जो इस्लामिस्ट दिखा रहे हैं? हिंदू फोबिया पे आने से पहले थोड़ा मैं खालिस्तानियों पे रोशनी डालूंगा। देखें, आज से 5-6 साल पहले कहीं कोई खालिस्तान का जिक्र नहीं था। 6 साल पहले कहीं खालिस्तान डेट इशू था। मैं जिनीवा गया था, तो मैं जिनीवा में ब्रोकन चेयर चौक है जो बिल्कुल जिनीवा के सामने जहाँ सारे प्रोटेस्ट होते हैं, वहां बैठा एक प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि खालिस्तानी 500 जिनीवा स्टेशन से यूएन तक मार्च करके आ रहे हैं। मैंने कहा 500 कहां से आ गए इधर जिनीवा में। खैर, मैं भी एंटिसिपेशन में जाके वेट कर रहा था मेन रोड की तरफ के। देखा तो सामने से आ रहे हैं। अच्छा, आए तो शुरू में 8-10 सिख थे, पीछे सारा पाकिस्तानी, कश्मीरी, पंजाबी। अच्छा, उनमें मुझे जो साइड पे एक आदमी जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मैं उसको पहचान गया। उसने मेरे साथ बेल्जियम में अजाइलम ली थी 1990 में। तो मैंने उसको, चौधरी परवेज इकबाल लोसर, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहता है, ये ठेका मुझे मिला है, ये ठेका मुझे मिला है। मैं इटाली, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड से ये सारे पाकिस्तानी लेके आया हूँ, और 8-10 जॉबलेस कश्मीरी हैं जिनको अजाइलम चाहिए थी, उनको लाया हूँ, और ये मैं करवा रहा हूँ। इमरान खान को ठेका दिया बाजवा ने कि करतारपुर साहब का गुरुद्वारा बनाओ और सिखों को वापस खालिस्तान को रिवाइव करना है। उसमें हमारे कुछ अमरिंदर सिंह जी हैं, सनी देओल पाजी हैं, अपने नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, ये सब पहुंच गए थे करतारपुर साहब की ओपनिंग में। किसी ने रियलाइज नहीं किया कि अचानक सिखों से इतनी मोहब्बत कहां से आ गई। महाराजा रणजीत सिंह जी का पुतला लगाया गया लाहौर में। तो ये पाकिस्तान की क्रिएशन है, खालिस्तान वापस रिवाइव की गई है। इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, यूरोप से खालिस्तानी आराम से अब करतारपुर साहब के जरिए वीजा लेके चले जाते हैं, भारत को पता भी नहीं चलता, और ये पूरा एक नेक्सस बिल्ड हो रहा है। आते हैं हिंदू फोबिया की तरफ। अभी आज से 2-3 महीने पहले यूएस सेनेट ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 3 यूनिवर्सिटियां हैं जिनको बुलाया उनके प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा कि तुम लोग एंटी सेमिटिज्म और ये और वो और ज्यूज के खिलाफ नफरत यूनिवर्सिटीज में फैला रहे हो। ये, मैं उस वक्त ये हैरान रह गया कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज में कई साल से, 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, ग्लोबल हिंदू एक्सट्रीमिज्म के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तब यूएस सेनेट सो रही थी। अब ज्यूज के ऊपर बात आई तो फौरन आए। तो देखें, ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है जो कि चल रहा है। आपके देश के बारे में 2023 की बिगिनिंग में
जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि 2024 के इलेक्शन में हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। जॉर्ज सोरोस इज लीडिंग द इंटरनेशनल लेफ्ट इकोसिस्टम। तो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है जो हिंदू फोबिया में कहाँ उसने ऐसा कहा था? मैं ये बहुत पढ़ती हूँ ट्विटर पे भी, हाँ, मैंने बड़ा कोशिश की बताइए। स्टेटमेंट ढूँढने की, पर मुझे नहीं मिली ये। लेकिन मैंने तो पढ़ा था ये। अच्छा। हाँ, कि हम इंडिया में हम तब्दीली ला के रहेंगे, ये वो अल्फाज शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन मफहूम यही था कि वो इंडिया में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। एक ग्लोबल इकोसिस्टम तो है जिसका हिस्सा काफी इंडियन भी हैं, जैसे अरुण दत्ती हैं, जैसे अभी किसी कॉल, कौन सी कॉल थी उसको भी रोका गया था। तो इसका हिस्सा तो अच्छा। अशोक स्वाइन है, अशोक स्वाइन है, और अमेरिका में खास तौर पे ये लीड कर रहा है। देखें, हिंदुओं में अवेयरनेस तो आई है, सोशल मीडिया, इसको लोग कह रहे हैं बीजेपी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया एक वरदान है। सोशल मीडिया के जरिए लोग एजुकेट हो रहे हैं चीजों से। हिंदुओं को पता चल रहा है कि यार बहुत हो गया हमारे ऊपर, यार हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब कुछ आवाजें उठ रही हैं हिंदुओं की तरफ से अपने डिफेंस में। अभी तक किसी हिंदू ने किसी का सर तन से जुदा नहीं किया, ठीक है ना, कोई वायोलेंस की बात नहीं हो रही, आवाज अपने डिफेंस में उठा रहे हैं। तो इसको ग्लोबल हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का नाम दे दिया गया है और एक हवा खड़ा कर दिया गया है। यहां भी लेस्टर में पहली बार 200 हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम जन्मदिन पे जुलूस कर रहे थे, जैसे भारत में भी निकलता है जुलूस। तो क्या गलत कर रहे हैं जब मुसलमान यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं रबीउल अव्वल के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में। तो हिंदुओं का भी तो राइट है ना। वो 200 पीसफुली जा रहे थे, मुसलमानों ने कहा जैसे भारत में कहते हैं हमारे इलाके से तुम जय श्री राम बोलते हुए कैसे निकले, अबे ये इंग्लैंड है, तुम्हारा इलाका कहां से हो गया, ठीक है ना। तो उस पे मुसलमानों ने हमला कर दिया, और जब हमला कर दिया तो हिंदुओं ने फिर जवाब दिया। तो ये चीज तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का नाम दे दिया गया है, अवेयरनेस आई है। हिंदू अपने डिफेंस में मतलब इंटेलेक्चुअली जवाब दे रहा है, वायोलेंस के जरिए जवाब नहीं दे रहा। लेकिन एक खतरा है, एक खतरा है इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं अमेरिका और यूरोप की, कि वो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है। तो आपको पता है हमेशा सुपर पावर्स जो होती हैं 25-50 साल बाद की चीजें सोचती हैं। तो वो देखते हैं कि यार इस हिसाब से तो 25-30 साल बाद तो भारत शायद नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आ जाएगा। हम यूरोप, अमेरिका, यूरोप तो फारिग हो चुका है, यूरोप की इकोनॉमी तबाह है, यूरोप की डेमोग्राफी तबाह है, अमेरिका भी स्ट्रांग है। इनको ये डर है कि भारत जिस स्पीड से जा रहा है तो कैसे रोकें, ऐसे रोकें कि इनमें डिविजन्स पैदा करें, डिवाइड एंड रूल एक आजमुदा इनका रूल है। तो डिवाइड एंड रूल का इन्होंने फॉर्मूला अपनाया है, और भारत में हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख डिवीजन पैदा कर रहे हैं और उसमें बदनाम कर रहे हैं हिंदुओं को। तो ये एक चीज है जिसको भारत भी अच्छी तरह समझती है। आप ये देखें कि आज से सुषमा स्वराज जी से पहले भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी थी, और आज भारत एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, भारत की डिफेंस प्रोडक्शन, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट देखें। सोनम जी, एक जमाना था कि लोग भारत में कहते थे कि हमारा बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए जाएगा, लंदन पढ़ने के लिए जाएगा। आज भारत में पढ़ा हुआ एक आदमी अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बन जाता है। आज भारत में पढ़ा हुआ एक आदमी सुंदर पिचाई गूगल जैसी कंपनी चला रहा है। तो आज भारत का एजुकेशन इतना स्ट्रांग है, ये लोग अमेरिका से पढ़ के नहीं आए थे, ये भारत से पढ़ के वहां पे गए हैं। दुनिया की जो 50-100 कंपनियों के जो सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं वो भारत से पढ़ के गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए डीप स्टेट्स जो है ना यूरोप अमेरिका की, वो भी अपना काम कर रही हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा आरिफ भाई कि जिन लोगों ने यहाँ पे फसादात करवाए, हिंदू मुस्लिम्स की डिविजन्स करवाई, चलो एक इन्वेजन तो हुई, पर जब अंग्रेज यहाँ आए उसके बाद आपको पता है किस लेवल पर वो डिविजन्स को हवा दी गई। तो आज जो है शायद कार्मा इज कमिंग बैक टू देम, ये भी आप कह सकते हैं। तो आई एम डन आरिफ भाई, अगर आपके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो मेरे सवाल। देखें सोनम जी, चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि इंक्लूसिव होना चाहिए सबको। और आज का जो दौर है ना, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, ठीक है, दुनिया वो नहीं थी जो आज है।
आज इतना ग्लोबल विलेज हो गया है कि इसमें आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के कि हमारे इलाके, हमारा ये, हमारा शरिया, हमारा लॉ, हमारा सब कुछ, तो फिर आपको ये चीजें करनी है तो आप अपने इस्लामिक देशों में रहें, वरना फिर जहाँ पे भारत जैसा गुलदस्ता है भारत एक, और भारत में सनातन ने किस किस को एकोमोडेट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमान में भी अवेयरनेस आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के सारे मुसलमान खराब हैं। आज कश्मीर में देख लेना यार, हजारों आदमी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल कर रहे हैं। कहाँ है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म? किसी को इस्लाम प्रैक्टिस करना है उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपनी जगह पे इम्पोज ना करें, दूसरों पे अपने रूल्स इम्पोज ना करें। और ये है कि भारत का मुसलमान जाग रहा है। मैं 2 महीने इस बार भारत में रहा। मैं आपको अगर 2 मिनट है तो 2 वाकयात बताऊंगा। मैं, मेरी एक बहन है रवीना टंडन, उसने मुझे कॉफी पे बुलाया अपने घर पे, तो मैंने उबर मंगवाई। मैं पलाई में रहा था, तो मैंने कैब मंगवाई। कैब वाले का नाम था मोहम्मद रिजवान। खैर मैं गया तो मेरी वाइफ का फोन आया लंदन से, तो मैंने फोन पे बात की। फोन रखा तो वो मुझे कहता है कि आप लंदन से आए हैं साहब? मैंने कहा। कहता साहब मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये देश छोड़ के बीवी बच्चे लेके चला जाऊं कहीं। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें यहाँ पे कोई मसला है? कहता यहाँ का मुल्ला, यहाँ का हमारा लीडर हमको जीने नहीं देता। कहता आंदोलन करो, ये करो, हर कुछ दिन बाद कोई इशू बना के हमें कहता है, जबकि हमें नहीं है मसला यहाँ पे। जो ड्राइवर है वो मुस्लिम था? हाँ, मोहम्मद रिजवान। ओके, एंड ठीक यू है, टॉकिंग अबाउट रवीना द एक्टर? मुझे वो लेके जा रहा था रवीना जी के घर पे। द उबर एक्टर का ड्राइवर, एक्ट्रेस, राइट? उबर का ड्राइवर था। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रवीना द एक्ट्रेस। जी 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 जी। ओके। तो मैंने उसको कहा कि तो तुम नहीं मानो उनकी बात? कहते नहीं मानते तो हमारा सोशल बाइकआउट करते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में लोग तंग करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, हमारी बीवी को सब तंग करते हैं। हमको इस सिस्टम में तो रहना है। आपको पता है मुसलमानों का एक सोशल सिस्टम है। इसी तरह दूसरा वाकया हुआ, पतंग मेला था, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में। तो हम ऑटो रिक्शा में रात को पतंग खरीदने जा रहे थे। मेरे साथ मेरे हिंदू दोस्त थे, मुन्ना भाई। तो रिक्शा ड्राइवर मुसलमान था। तो मुन्ना भाई ने मुझे कोनी मारी और फिर उसको बोला कि भाई ये कराची से आया है, पाकिस्तान से, ये कह रहा है कि तुम हिंदू लोग मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते हो। तो रिक्शा ड्राइवर ने साइड पे रिक्शा रोका और मेरी तरफ मुड़ कर देखा, पागल है तू? तुम पाकिस्तानियों की अपनी हालत देखो क्या है तुम्हारी। ये 786 लिखा हुआ है मेरे रिक्शे पे पीछे, फिर भी ये हिंदू भाई ने मेरा रिक्शा लिया। यहाँ पे हमको कोई मसला नहीं, हमको वो डिवाइड ना करो तुम। तो ये 2 वाकयात मैं आपके सामने रखे हैं। ऐसे मैंने वहां पे देखा है कि यूपी में, मुझे लखनऊ में एक साहब बता रहे थे मुसलमान, कि हमारी 18% पॉपुलेशन है यूपी में मुसलमानों की, लेकिन योगी जी ने जो घर बनाए थे 40% मुसलमानों को दिए हैं। तो मुसलमान को भी आज सोशल मीडिया से पता चल गया है। इवन इवन कल किसने ये लिखा है, हाँ शाहिद सिद्दीकी, आपके कांग्रेसी, उन्होंने ट्वीट की है। उन्होंने कहा बिल्कुल। मुसलमान बीजेपी और इधर उधर उंगली ना करें अपनी बैकवर्डनेस के लिए, अपने अंदर झांकें। तो आज मुसलमान को भी एहसास है। हम्म। Majority of them are pro India and they know that they are living in a paradise. हम्म। बट आरिफ भाई, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बैठ के मुसलमानों को लेक्चर देते हैं, पर कभी वो भी हमाम में नंगे ही थे और उन्होंने भी आग लगाने का ही काम किया था। आज शायद उनकी आंखें खुल गई हैं, बट ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर खुल गई हैं तो जी जी अच्छा जी। है, देर आए दुरुस्त आए। जी, सो आई एम डन। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू। यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि हमारी भाभी जो हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। थैंक यू और वेरी मच। जी, थैंक जी, 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 नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। जी, थैंक यू।